अब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम की स्टडी करेंगे। अभी लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा और उसके पहले हम लोगों ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला स्टडी किया। तो यहां पे देखिए, ये हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला स्टडी किया जो टोटल एनर्जी है। अब यहां पे हम चाहें तो जेड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन हम ले रहे हैं तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी यहां देखिए ई, एम और ये सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसी को अगर हम एक वैल्यू में लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, वेयर n इज द ऑर्बिट, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला है, अगर इसको वेवलेंथ के टर्म्स में हम लिखें तो 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू r, और r यहां पे रिडबर्ग कांस्टेंट है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इससे हम 1 अपॉन लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पे r रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.097 into 10 to the power 7 पर मीटर होती है। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए कि हमें जब लैम्डा मिलेगा तो वहां पे 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब अगर लैम्डा हमें चाहिए होगा तो इसका रेसिप्रोकल कर दें। तो रेसिप्रोकल करने में एक हमें, अगर यहां पे 1 अपॉन आर की वैल्यू पता चल जाए तो ये कैलकुलेशन हमारा और आसान हो जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन आर की वैल्यू होती है, 1 अपॉन आर की वैल्यू है 911 एंगस्ट्रॉम। इसको याद कर लीजिए, इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले हम एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। तो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो E का फॉर्मूला है माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी एनर्जी। अब हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लेते हैं। तो यहां पे n की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो अगर इसको 1 पुट करेंगे तो सिंपली E1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और इसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। ये हमारे पास हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। इसी तरह से जब हम E2 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, सो दैट इज माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको जब हम करेंगे तो देखिए 4 3 जा 12, 1 और 6 बचा यहां पे 3.4 के आसपास ये एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इसी तरह से अलग अलग लेवल की एनर्जी हम यहां पे फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए बोहर ने ये बताया था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो परमिटेड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे, जिनका एनर्जी लेवल सेम रहेगा। मतलब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल उस एनर्जी लेवल के बराबर ही उनके पास एनर्जी होगी। दूसरे लेवल में जो होंगी उनकी एनर्जी कुछ और होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ग्राउंड स्टेट हो गया। इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम कह सकते हैं, इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली हम और नाम यहां पे दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो एनर्जी है हमारी, यहां पे फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, फिर माइनस 3.4। इसका मतलब यहां पे एक गैप हो गया हमारे पास। मतलब हमें जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स मिले हाइड्रोजन एटम में, उनकी ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी थी माइनस 13.6 थी। उसके बाद नेक्स्ट जब वो हमें मिले तो उनका एनर्जी लेवल माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जो कि काफी डिफरेंस है। इससे ये वैल्यू ज्यादा है, लेकिन इसके बीच में
हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि पहले मॉडल्स में कहा गया था कि न्यूक्लियस कहीं भी होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पर्टिकुलर शेल्स में होंगे, के एल एम इस तरह के जो शेल्स होंगे उसमें होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उस एनर्जी लेवल के बराबर होगी जिसमें वो होंगे। तो ये गैप हमें पहले देखिए n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 के बीच में एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी गैप मिलता है। इसके बाद जब हम आते हैं n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 से 3 पे, तो यहां माइनस 3.4 है और यहां माइनस 1.51 है। इसका मतलब ये जो एनर्जी गैप है यहां पे कम हो गया। ठीक है, एनर्जी गैप अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारे एनर्जी गैप कम होती चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गैप किसमें होगा? ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये हो गई एनर्जी के टर्म्स में। अब हमारे पास यहां पे हम इसकी वेवलेंथ को भी कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फाइंड करते हैं कि हमारा वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है। किस तरह से? यहां पे देखिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सबसे कम थी और जैसे जैसे आगे हम जा रहे हैं हमारी एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ का हमारे पास ये फॉर्मूला है n1 स्क्वायर, मतलब जो पहला एनर्जी लेवल होगा और ये n2 सेकेंड। तो अगर हम सपोज करिए कि ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 में n इज इक्वल टू 2 वाला भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी एक्साइट होके आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो यहां पे हम पहला ले रहे हैं कि हमारा जो एक्साइटेशन हो रहा है वो सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा जो निकालेंगे हम 1 अपॉन लैम्डा दैट इज r, और यहां पे हमारा है 1 अपॉन n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पे आ गई। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखिए अभी हमने बताया कि इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पहले ये लिख लिया r और ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये वैल्यू आ गई r इंटू माइनस 3 बाई 4, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन लैम्डा आया। अगर लैम्डा हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r और इंटू 4/3। r 1 अपॉन r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम, तो 912 हम कर लेते हैं राउंड के लिए, और ये हो गया 4/3, 3 जा 9, 304, और इसको जब करेंगे 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 16 के आसपास आएगा। तो हमारा पहला जो यहां पे ट्रांजिशन होगा सेकंड से फर्स्ट। ठीक है, सेकंड से फर्स्ट जो होगा उसमें हमारे पास पहली जो एनर्जी आई वो 1216 आई, लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है, में ट्रांजिशन हुआ हमारा। अब हम यहां पे सपोज करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो nth सेल में है। ठीक है, और वहां इंफिनिटी से फर्स्ट में आ रहा है, तो इंफिनिटी से जब फर्स्ट में आएगा तो यही फॉर्मूला हमारा यहां पे ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू r 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। तो 1 अपॉन इंफिनिटी तो हमारा 0 हो जाता है और ये 1 हो गया। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन r, और 1 अपॉन r की वैल्यू है 911 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जब इंफिनिटी से फर्स्ट में ये आएगा तो इसके पास जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन r के बराबर। अच्छा अब यहां पे एक चीज देखिए, फर्स्ट में हमारे पास यहां से यहां आया। ठीक है, वेवलेंथ कितनी थी 1216, एनर्जी कितनी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से यहां ये ट्रांजिशन हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब इंफिनिटी से ट्रांजिशन हुआ तो हमारे पास ये वेवलेंथ घट गई और एनर्जी हमारी क्या हो रही है बढ़ जा रही है।
इसका मतलब एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन है। और ये हम फॉर्मूले से पढ़ चुके हैं, ये है E is equal to hc upon lambda। इसका मतलब ये हो गया E is inversely proportional to 1 upon lambda। अगर लैम्डा हमारा छोटा है, ठीक है, तो एनर्जी ट्रांजिशन ज्यादा होगा, और अगर लैम्डा बड़ा है तो एनर्जी ट्रांजिशन हमारा बहुत छोटा होगा। तो ये दो चीजें हमें यहां से मिली। इसी तरह से जब लोवेस्ट और हाईएस्ट हम अलग अलग सीरीज का कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आएंगी। अब देखिए यहां पे मैंने बताया कि ये जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज मतलब ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट से, सेकंड से या कहीं से भी ये आ जाएगा, तो इस सीरीज को, ये जो सीरीज बनती है इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की लोवेस्ट और हाईएस्ट अगर आपसे पूछे कि वेवलेंथ क्या है, तो लोवेस्ट वेवलेंथ हो गई 911 और हाईएस्ट वेवलेंथ हो गई 1216 एंगस्ट्रॉम में। सिमिलरली जब हमारा ट्रांजिशन थर्ड से सेकंड में हो या फोर्थ से सेकंड में हो, फिफ्थ से सेकंड में या इंफिनिटी से सेकंड में, तो दैट सीरीज इज नोन एज बामर सीरीज। यहां पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू जो हमारे पास होगी, ये सेकंड है तो यहां पे 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगी 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। सिमिलरली अगर बामर का हमारा पूछा जाता है कि लोवेस्ट वेवलेंथ क्या है, तो लोवेस्ट वेवलेंथ हमारी हो गई 3835 एंगस्ट्रॉम एंड हाईएस्ट वेवलेंथ इज 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि ट्रांजिशन जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, जितना हायर लेवल से ट्रांजिशन होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी। तो यहां भी लोवेस्ट और हाईएस्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए यहां पे एक चीज, ये जो हमारी रेंज है वेवलेंथ की, ये वेवलेंथ की रेंज अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल कर रही है। इसका मतलब ये जो हमारा लाइमन सीरीज होगा ये अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करेगा, और हमारा जो विजिबल रेंज होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4000 टू 7000, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि दिस लाइज इन विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन में आ जाएगी। और बाकी सारी हमारी ये तीनों, इनको हम कह सकते हैं कि ये इंफ्रारेड में फॉल कर रही है, इंफ्रारेड रीजन। तो ये सारी चीजें हो गई। इस तरह से आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना भी सकते हैं, ठीक है, और एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। लोअर ट्रांजिशन की एनर्जी अगर चाहिए तो जिस स्टेट की चाहिए उसके जस्ट अबव वाले स्टेट से हम निकालेंगे, और अगर हाईएस्ट एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन की तो जिस लेवल का निकालना है इंफिनिटी से वहां भी निकाल लेंगे। अब अगर हमें वेवलेंथ निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, तो जिस लेवल का निकालना है उसके जस्ट ऊपर से निकाल लीजिए, अपर एनर्जी लेवल से, और अगर लोवेस्ट हमें वेवलेंथ निकालनी है तो इंफिनिटी से उस लेवल का निकाल लीजिए। तो इस तरह से हमारी जो सीरीज बनती है उसे हम लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज कहते हैं। ठीक है। ज्यादातर आपके में जो क्वेश्चंस आएंगे वो लाइमन और बामर से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके में पूछे जाएंगे। अच्छा, आगे चल के हम देखेंगे कि हमारा जो बोहर्स थ्योरी थी, उनका जो एटॉमिक मॉडल था, जो पोस्टुलेट्स थे, वो क्यों फेल हुए और उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी। तो ये हमारा हो गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन